प्रबंध के कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी, जिसमें आज कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, कितने होते देखते देखें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आप जरूर अपना विचार करिए या पोस्ट करके जरूर लगाएं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी वाला। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है और व्यवहारशील है। ये संपूर्ण नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसमें बदलाव आता रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। प्रबंध के सिद्धांतों की जो रचना है वो प्रबंधकों के अनुभवों द्वारा की जाती है। देखिए, सिद्धांतों वाले क्वेश्चन जब भी आए, आपको फेयल को याद रखना ही है। उसके 14 सिद्धांत थे, आपने टेलर के सिद्धांत देखे होंगे। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कई किताबों में, वो सभी जो है उनके खुद के अनुभवों से हुए हैं। और अनुभव कैसे लिए, वो खुद उन्होंने काम किया है प्रबंधकों के रूप में, और उसी तरीके से आगे बढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फेयल आई है। हेनरी फेयल थे, क्या थे, वो एक खनन इंजीनियर थे। ठीक है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थान आ रहा है हमारे पास, संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार करना रखता है। तो कौन करता है ऐसा कार्य, इसका आंसर हो जाएगा टोली नायक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफी सारा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन है जो कार्य विभाजन, देखिए कार्य विभाजन है, आप खुद भी जानते हैं, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। ओके, आज क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाफट फटाफट से। ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए जरूर देखकर जाए अपने एग्जाम में, और काफी सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। देखिए, टेलर का प्रबंध सिद्धांत, टेलर ने काफी सारे सिद्धांत दिए थे, 7-8 सिद्धांत दिए थे। उसमें से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो सेकंड वाला है, कार्यात्मक फोरमैनशिप, ये टेलर के सिद्धांत नहीं है, ये टेक्निक है। ओके, तो इसके सिद्धांत और टेक्निक दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको इसमें जरूर ध्यान लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार आ रहा है, प्रबंध के सिद्धांत सही है। ठीक है, पूर्ण अभी तक नहीं हुए, बुनियादी सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि समय समय पर प्रबंधक जो है अपने अनुभव के अनुसार बनाते हैं, और कठोर नहीं होते, लोचशील होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के अंग है, प्रबंध के सिद्धांत के जो अंग है वो क्या है। तो प्रबंध के सिद्धांत के अंग हमारे पास आ जाएगा प्रबंधकों के विचार के। ठीक है, प्रबंधक के विचार थे, उनके अनुसार ये सिद्धांत बनाए गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, देखिए प्रबंध के सिद्धांत है, देखिए ऊपर, और ये 7वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें प्रबंध के सिद्धांत है, तो आप देख पाएंगे प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गतिशील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध। प्रबंध क्या है, वैज्ञानिक नाम जब भी आ जाए आपको तर्क संगत लगा देना है। ओके, बिना कुछ देखे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता पूछ रहा है। ओके, तो इसमें कर्मचारी आपका आंसर आ जाएगा, कर्मचारी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा उपयुक्त सभी, पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, ये सभी व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 13वां, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण परिवार का गठन, सबसे पहली बात शुरुआत यहीं से होती है। तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण हमारे पास क्या आ जाएगा, परिवार का गठन। ओके, उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण में ये स्पेशली याद रखना है। ठीक है, एक एलजीपी पूरा आएगा इसमें 1991 के बाद। ठीक है, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो उदारीकरण में क्या हुआ था, सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी कर दी गई थी सरकार द्वारा, ताकि नई कंपनियां आसानी से अपना बिजनेस लगा सकें, इस वजह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कृषि में परिवर्तन। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कृषि में परिवर्तन। कौन सा क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों का और इसमें उद्योगों पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता, कृषि में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट, व्यावसायिक परिवेश में शामिल है। व्यावसायिक परिवेश में क्या क्या शामिल है, तो ये सभी व्यावसायिक परिवेश में शामिल रहेगी। ओके, नेक्स्ट, जनसंख्या के आकार एवं वितरण को माना जाता है। तो जनसंख्या के आकार और वितरण को हम मानेंगे सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक परिवेश का अंग मानेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भौगोलिक स्थिति का संबंध है। भौगोलिक स्थिति का संबंध जो है वो भौतिक परिवेश से रहता है। ओके, नेक्स्ट, भारत से खाद्यान्न तथा कच्चे माल का निर्यात करना और तैयार माल का भारत में आयात करना मुख्य आर्थिक नीति थी, स्वतंत्रता से पहले, बाद में, या उसके अलावा। तो ये जो नीति थी वो स्वतंत्रता से पहले थी। ओके, तब क्या होता था, खाद्यान्न और कच्चे माल बाहर की ओर जाते थे और तैयार माल अपने इंडिया में आता था। लेकिन अभी आज की हालत में हम काफी सारे माल का निर्यात करते हैं, जो कि भारत में ही तैयार होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नवीन आर्थिक नीति की घोषित हुई थी 1951 में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति में क्या क्या अपनाया गया, तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, एलपीजी सिद्धांत अपनाया गया। बिल्कुल, एलपीजी का फुल फॉर्म जरूर याद रखे जाइएगा। ठीक है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एल का मतलब होता है उदारीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आगे देखिए, 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है, नवीन आर्थिक नीति में एल का अर्थ क्या है। एल का अर्थ है हमारे पास, नवीन आर्थिक नीति में एल का अर्थ है उदारीकरण। ओके, नेक्स्ट, जी का अर्थ है वैश्वीकरण।
ठीक है। और हमारे पास एक और आ जाता है पी, पी का अर्थ अगर पूछता तो निजीकरण आ जाता। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से आशय है, वैश्वीकरण से आशय है विश्व का एक गांव या विदेश से देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, या दोनों, तो इसमें दोनों आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आप बहुत सारी बार देख पा रहे होंगे इसमें 3 ऑप्शन ही दे रखे, लेकिन 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाइए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में चौथी बार नोटों के चलन को बंद किया गया, कब किया गया था? आप सभी को याद ही होगा, मोदी जी आए थे 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे, और आपके सामने उन्होंने नोटों को बंद कर दिया। पुराने जो 500 और 1000 के नोट उस टाइम से बंद है, और 2000 के नोट जो नहीं चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की सीरीज इसी प्रकार से चालू रहेगी, तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।